वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वापस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ बेसिक्स बताई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, और मैंने आपको कहा था कि जिनके स्पिन क्वांटम नंबर जिन न्यूक्लियस के आई का मान 0 से अधिक जिनका होता है, केवल वही नाभिक जो हैं एनएमआर शो कर सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर मुख्य जो जोर दे रखा है वो हाइड्रोजन नाभिक के ऊपर है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो समटाइम्स एनएमआर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन एनएमआर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नाभिक हैं जो एनएमआर टेक्निक से हम जिनका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। वो है जैसे 13C है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है। दीज आर द सम न्यूक्लियस विच शोज द एनएमआर प्रॉपर्टी। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि कोई नाभिक यदि है और वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो जैसे हम उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी गति कैसी होती है? पुरस्फरण गति होती है। और ये जो प्रिसिशनल मोशन उसका होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी नाभिक को रखते हैं तो उस नाभिक की जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी को यदि हम उसको प्रोवाइड करें, यदि उस नाभिक को हम क्या करें, एक्सपोज कर दें, इरेडिएट कर दें किसी ऐसी रेडिएशन से, ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से जो उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करती हो, यानी उसके इक्वल हो। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक रखा हुआ है, वो अपना मोशन कर रहा है, प्रिसिशनल मोशन उसका हो रहा है, और उसकी जो मोशन की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल अमाउंट में यदि हम क्या करते हैं, कोई रेडियो या जो एनर्जी, जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम जो है उसकी जो एनर्जी है वो इस ऑर्डर की होती है। तो जहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी नाभिक की ये दोनों क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। हम अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन उसको इरेडिएट करते हैं, उसको देते हैं, एक्सपोज करते हैं, उसको हम सप्लाई करते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडियो बीम जाती है, लेकिन जो रेडियो बीम उस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तब क्या होगा? वो नाभिक क्या करेगा? उस बीम का अवशोषण करेगा, अदरवाइज उसका अवशोषण नहीं होता है। कब अवशोषण होगा? जब प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर हो? रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, रेडियो बीम की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो जब इक्वल हो जाती है तब इनका आपस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, नाभिक के द्वारा अवशोषण होता है और हमें एक संकेत प्राप्त होता है। तो ये एक तरीका है, इस आधार पे हम एनएमआर संकेत प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है, हमने जैसे कल आपको बताया है कि नाभिक जो है अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग तरह से अभिविन्यासित कर सकते हैं। और मुख्यतः जैसे प्रोटॉन की बात करें तो उसके टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कल मैंने आपको बताया था 2i+1, 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो एक जो स्टेबल है, जो निम्न ऊर्जा का है, और एक होता है हाई एनर्जी का। तो इन दोनों के बीच में संक्रमण होता है। जब हम क्या करते हैं, कोई रेडियो बीम उसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो यदि एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा? जो प्रोटॉन है जो कहाँ पर है, उसकी स्पिन स्टेट कौन सी है? लोअर एनर्जी वाली स्पिन स्टेट है। वहाँ पर यदि अवशोषण होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? हाई एनर्जी पर चला जाएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए ये E1 एनर्जी किसकी है? ये लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट की है, और E2 जो है ये हाई एनर्जी लेवल है स्पिन का। तो इन दोनों के बीच में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान लीजिए डेल्टा E जो है hν है। तो यहाँ पर इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर किसी प्रोटॉन का संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कितना हुआ? hν। तो ये hν किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एनर्जी का मान है, ये ऊर्जा का मान है, ये आवश्यक ऊर्जा संक्रमण के लिए जो चाहिए होती है वो किस पे निर्भर करेगी? वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो होती है वो गामा h0/2 जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है h न्यू का न्यू जो है वो किसके बराबर है, डायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, स्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं, निम्न ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहते हैं। तो फिर अब यहाँ पर निम्न ऊर्जा अवस्था से क्या करना पड़ेगा, यदि हमको उसको फ्लिप करना है, प्रोटॉन का उसका संक्रमण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायर एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम उसको देनी पड़ेगी। अब यहाँ जो विकिरण जाएगा उसकी ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तभी अवशोषण होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। तो इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि एच ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें अवशोषण के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हियर दिस गामा, ये पहले बात हो चुकी है, इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियर कांस्टेंट कहलाता है, न्यूक्लियर कांस्टेंट है ये। और प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू है 26,750 फिक्स वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर कांस्टेंट दैट इज डायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू 26750। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा वैसे वैसे जो है इसका मान भी चेंज होगा। किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए, सबके लिए समान नहीं है, हर नाभिक के लिए ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन और फॉर द फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस। ओके, तो हियर यदि हम 14,000 परमाणु गॉस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, इफ वी अप्लाइड द magnetic field, external magnetic field with the strength of 14,092 gauss, तब जो इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो बीम की फ्रीक्वेंसी वो होगी 60 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड, दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज। यदि आपने जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 14,000 परमाणु गॉस का प्रयोग किया है, तो वहाँ पर जो आपको फ्लिपिंग प्रोटॉन के लिए जो ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी का मान कितना चाहिए, 60 मेगाहर्ट्ज चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में आपने किसी को उसको रखा, नाभिक को, और अलग अलग हम क्या करते हैं, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम देते हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम जो किसके बराबर हो जाती है, इस एनर्जी के बराबर। अलग अलग आपने फ्रीक्वेंसी की बीम उसको देनी शुरू की, इसको नाभिक को अलग अलग इरेडिएशन हुआ, तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो बीम की और ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन के लिए, संक्रमण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है और जो उस रेडियो विकिरण की जो ऊर्जा है वो दोनों बराबर होगा, तो ही अवशोषण होगा। ये बात खास यहाँ पर नोट करने की है कि एनएमआर के अंदर अवशोषण जब होता है जब संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम की एनर्जी के एकदम इक्वल होगा, तो ही अवशोषण होगा और हमें संकेत प्राप्त होंगे, अदरवाइज जो है एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो तरीके हैं एनएमआर के लिए। एक तरीका तो ये होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आपने फिक्स कर दिया, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अपन ने नाभिक को रखा या उस कार्बनिक यूनिट को रखा जिसके अंदर नाभिक को हम एनएमआर सिग्नल प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हम क्या करते हैं, उसको रेडियो बीम प्रोवाइड करते हैं, उससे गुजारते हैं, पास करते हैं। तो जब आवश्यक ऊर्जा जो है अलग अलग नाभिक के लिए, मैंने पहले आपको बताया है, अलग अलग ऊर्जा का मान होगा संक्रमण के लिए, तो जब ये मैच करेगी, दोनों इक्वल हो जाएगी, तब अवशोषण होता है। ये तरीका है। लेकिन जो कन्वीनिएंट है, जो सुविधाजनक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो सुविधाजनक में हम क्या करते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हैं। वी रिमेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी वैल्यू एज ए कांस्टेंट, ये फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स करते हैं।
और चेंज क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसको चेंज कर। तो आपने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया और अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र हम उसको देते हैं। तो नाभिक क्या करता है, उसके अंदर अपना प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, प्रेसिशनल मोशन शुरू हो जाता है। और जब किसी ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र का मान है, एक ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा जहां पर जो आपने पहले से रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम उसके अंदर अप्लाई की हुई है, वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, नाभिक की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। किसी एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, अप्लाइड फील्ड की तीव्रता पर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपने स्थिर रखी है उसकी वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और नाभिक के संक्रमण की वैल्यू, वो एनर्जी की वैल्यू दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, मैच करेगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा, इसको हम बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रम। ये क्या कहलाएगा, NMR स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये खास बात देखने की ये है कि अलग अलग स्ट्रेंथ हम यहाँ पर दे रहे हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर नाभिक के लिए आपने कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड दिए और नंबर ऑफ सिग्नल एब्जॉर्प्शन जो पीक्स हैं उसको हम प्लॉट करते हैं, उसको NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है बेसिक, वो ये, जैसे मैं हाइड्रोजन नाभिक की बात करता हूँ, कार्बनिक यौगिक के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, तो वहां पर ये आवश्यक नहीं है, नाभिक तो एक ही हाइड्रोजन और वो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक से अधिक भी हो सकता है। तो सभी प्रोटॉन किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर भी, कार्बनिक यौगिक मान लीजिए वो एक ही है, लेकिन उसके अंदर क्या अलग अलग यदि प्रोटॉन है तो उनके सबके संकेत NMR के अंदर समान नहीं आएंगे। बात समझ गए आप? यानी कि जो कार्बनिक मॉलिक्यूल है, अंडर कंसिडरेशन है, उसके अंदर अलग अलग यदि प्रोटॉन्स हैं तो उनके संकेत समान नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि सभी प्रोटॉनों के द्वारा सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम को अवशोषित नहीं किया जाएगा, या दूसरे शब्दों में स्पष्ट हम ये कह दें कि अलग अलग प्रोटॉन के लिए चुंबकीय क्षेत्र अवशोषण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। अवशोषण के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी एक कार्बनिक मॉलिक्यूल के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर नाभिक के चुंबकीय क्षेत्र पर, क्योंकि किसी एक कार्बनिक मॉलिक्यूल यदि कोई है मान लीजिए और उसके अंदर अलग अलग नाभिक है, तो सभी नाभिक के पास जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो समान नहीं होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा कि कोई पर्टिकुलर नाभिक है वो कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है। यदि कम चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है तो उसको अवशोषण लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ेगा। यदि कोई पर्टिकुलर नाभिक किसी एक कार्बनिक मॉलिक्यूल में अधिक चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वो कम चुंबकीय क्षेत्र में ही अवशोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक कार्बनिक मॉलिक्यूल के अंदर डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के नाभिक हैं, कितने प्रकार के नाभिक अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहे हैं। उनके जो चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करने के आधार पर उनकी अवशोषण की तीव्रता का पता चलता है। तो जितने भी अलग अलग प्रोटॉन होंगे उनके क्या होंगे, अलग अलग सिग्नल्स होंगे, अलग अलग संकेत होंगे। तो हमें क्या होता है कि जो संकेत आते हैं NMR स्पेक्ट्रम के अंदर, उसके आधार पर हमें क्या पता चलता है, एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियस और वी कैन से द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स। यदि मैं कहता हूं कि किसी कार्बनिक यौगिक के NMR के अंदर 4 सिग्नल आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 4 तरह के प्रोटॉन हैं। तो एक पर्टिकुलर सिग्नल किसके लिए होगा, समतुल्य प्रोटॉनों के लिए। एक पर्टिकुलर संकेत किसके लिए होता है, समतुल्य प्रोटॉनों के लिए। समतुल्य प्रोटॉन, समतुल्य प्रोटॉन का मतलब यह है कि ऐसे प्रोटॉन या ऐसे नाभिक
जो समान मैग्नेटिक एनवायरनमेंट महसूस करते हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करते हैं, उन प्रोटॉन का नाम है इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं, चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल डिपेंड्स, किसी भी NMR के अंदर संकेतों की संख्या है, सिग्नल से उस पे डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ द सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कितने सेट ऐसे हैं जो समतुल्य हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे ये यौगिक है, number of signal, it is very important factor to interpret the NMR signals of the various organic compounds. Here I write the structure of compound, it is cyclobutane. ये साइक्लोब्यूटेन का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन है। लेकिन हम इसको देखें कि सभी प्रोटॉन कैसे हैं? समान है, समान है। इसका मतलब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये सभी प्रोटॉन क्या करेंगे? ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, सब समान चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेंगे। इसको मैं यहाँ चेंज कर दूं, यहाँ से यहाँ चेंज कर दूं, तो इनके चुंबकीय क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितना आएगा? 1 NMR सिग्नल। कितना आएगा इसमें? 1 NMR संकेत आएगा। सिमिलरली एसीटोन, अब आप इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा। तो इनके अंदर मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में और केमिकल एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास भी कौन सा है? C डबल बॉन्ड हो, और इसके नियर बाय भी कौन सा है? C डबल बॉन्ड हो। तो ये सेम मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं। सो क्या प्रोटॉन का कितना? 1 NMR सिग्नल आएगा, ओनली सिग्नल, 1 NMR सिग्नल आएगा। अब इस कंपाउंड को देखें, CH3 CH2 NH2 मिथाइल अमीन। यहाँ पर कितने प्रोटॉन है कुल मिला के? 7, 3 2 5 और 2 7 प्रोटॉन है। बट यहाँ पे NMR सिग्नल कितने आएंगे? 3 NMR सिग्नल आएंगे, क्योंकि ये अलग मैग्नेटिक एनवायरनमेंट अनुभव करता है। ये समतुल्य प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन। मिथाइल कैसे है? समतुल्य प्रोटॉन है, क्योंकि इसके पास क्या है? CH2। इसका जो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है, या हम कह सकते हैं केमिकल एनवायरनमेंट है, वो एक जैसा है। बट यहाँ जो CH2 मिथाइल प्रोटॉन्स जो हैं, वह इसके जैसा ही केमिकल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि इसके पास एक CH3 है और दूसरा कौन सा है? NH2 है। तो ये अलग सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और तीसरा जो है अमीन NH2, ये जो प्रोटॉन है केवल नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे? 3 NMR सिग्नल आते हैं। तो ये संकेतों की संख्या के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो कैसे होंगे? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। साथ ही साथ में स्टीरियोकेमिकल इक्विवेलेंट भी होने चाहिए। उनके जो त्रिविम सूत्र है, किसी कार्बनिक यौगिक के यदि त्रिविम सूत्र हम लिखें और उनके अंदर भी यदि वो समान चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज 2 क्लोरोप्रोपीन। अब इसके इस सूत्र के आधार पर किसी को मैं पूछता हूं कि बताइए कितने NMR सिग्नल आएंगे? तो यहाँ पर ये 3 जो है, एक सिग्नल के लिए बात होगी, क्योंकि ये क्या है? सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। और यहाँ पर इस कार्बन से कितने लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन जब इसका स्टीरियोकेमिकल यदि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस सूत्र के आधार पर कितने NMR सिग्नल होने चाहिए? 2 NMR सिग्नल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B, ये किसके साथ में है? CH3 के साथ में। ये डबल बॉन्ड के एक्सिस में कहाँ पर है?
इसके पास कौन सा है CS है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, और नीचे वाला किसके पास है क्लोरीन के पास है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, और ये प्लस आई है ये माइनस आई है। इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा अलग अलग होगा, इसलिए इनके लिए अवशोषण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान भी अलग अलग होंगे। इसलिए इसका स्टीरियोकेमिकल जो फॉर्मूला है उसमें भी क्या होनी चाहिए वो केमिकली इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएंगे 3 NMR सिग्नल आएंगे। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ये है आपके इट इज 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर कितने सिग्नल दिखते हैं अपने को 3 NMR सिग्नल आने चाहिए। ये CH3 के लिए, ये मिथाइलिन के लिए, और ये मिथाइलिन के लिए। इट इज फॉर द मिथाइल, मिथाइलिन एंड मिथाइलिन। तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन है तो 3 आने चाहिए। लेकिन जब इसका स्टीरियोकेमिकल फार्मूला हम देखें, इसका फार्मूला ये इस प्रकार से है, आप ये देखें कि ये जो 3 प्रोटॉन है ये अलग प्रकार का केमिकल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन है इनका एक अलग एक्सपीरियंस है, इनके दोनों के जो हैं अलग प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट है, और इसका केमिकल एनवायरनमेंट फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के हो जाएंगे, ये दोनों भी अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए आप इधर H की तरफ है और ये कौन सा है Cl की तरफ है। इस प्रकार से इसके 3 सिग्नल नहीं होंगे, कितने होंगे 4 NMR सिग्नल होते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के नंबर ऑफ सिग्नल्स के आधार पर पता कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट होंगे। तो आगे और मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने इसके साथ एक्सरसाइज करें और कोई कंफ्यूजन हो तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।